हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इसमें बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। जैसा कि मैंने पहले नाटो के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो इसमें बात करेंगे यूनाइटेड नेशन, इसकी हिस्ट्री के बारे में और सारे मेन पॉइंट्स, और साथ ही साथ इसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स मिल जाएंगे ताकि तुम्हें नोट लेने में आसानी हो और स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी होगी। सो व्हाट इज यूनाइटेड नेशन से स्टार्ट करते हैं। सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पे। बेसिकली द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल है, कोई नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल है, सभी देशों के ऊपर आती है। 1945 में बनाई गई थी। इट इज करेंटली मेड अप ऑफ 193 मेंबर स्टेट्स। तो जहाँ पे भी मैं स्टेट्स का नाम लिया करूँ वहाँ पे समझ जाना कंट्री कह रहा हूँ। तो 193 मेंबर कंट्रीज हैं, इसमें 193 कंट्रीज हैं। ठीक है। इट्स सेकंड पॉइंट, इट्स एक्टिविटीज इंक्लूड मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, protecting human rights, delivering humanitarian aid, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन का ओवरऑल काम अगर मैं बताऊं तो तुमको ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना। जैसे कि किसी देश में भूकंप आ गया, किसी देश में जंगल में आग लग गई, ठीक है, और वो फैलती जा रही है, रुकी नहीं रही है, या कहीं महामारी फैल गई, तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचेगी। जैसे कि दवाइयाँ पहुंचेंगी। प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे कि डेवलपमेंट करना है, एक दूसरे का डेवलपमेंट करो, एक दूसरे की कंट्रीज में, कंपनीज में इन्वेस्ट करो। ठीक है। एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, कानून, इंटरनेशनल लॉ। अगर हमारे देश में कोई भी घटना हो जाती है तो हम कोर्ट में जाते हैं ना, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ऐसे ही अगर किसी इंटरनेशनल लेवल पे मामला है, किसी देश को किसी देश के ऊपर केस करना है, सपोज कर लो, तो फिर क्या करें, तो उसको इंटरनेशनल लॉ, यानी इंटरनेशनल भी मैं बताता हूँ, कोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में भी लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो इंटरनेशनल लॉ भी है इसके अंदर। तो ये यूनाइटेड नेशन का शॉर्ट में काम हो गया। अब मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर से मेन पॉइंट्स हैं। तो यूनाइटेड नेशन भाई बना कैसे? द नेम यूनाइटेड नेशंस क्वाइंड बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट। तो फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट यूनाइटेड नेशन के एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जिनको नहीं मालूम मैं बता देता हूँ। अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस was signed in 1942 by 26 nations। 1942 में 26 नेशंस ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसका नाम था द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस, यानी कि कोई भी डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अब यूनाइटेड नेशन का नाम आपको पता चल गया किसने रखा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1945। कुछ नहीं है, जरूरी भी नहीं है इतना, मगर है थोड़ा सा। कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई। वॉज अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 कंट्रीज। 50 कंट्रीज ने इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, मतलब 50 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आए, अटेंड किया, मीटिंग को अटेंड किया। ठीक है। एंड साइंड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन चार्टर क्या होता है? तो चार्टर बेसिकली एक समझ लो किताब, एक कानून की किताब, कि हमारे यूनाइटेड नेशन का क्या प्रोसेस होगा, हमारे यूनाइटेड नेशन में हमें क्या 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 प्लेसेस दी जाएंगी, हमारे यूनाइटेड नेशंस में जो हम मीटिंग करेंगे उसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव बताया ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना, सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाना। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। वॉट आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 6 के 6, इनको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो द मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन आर द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, इसी तरह से 6 हैं, आप इनको रख सकते हो। भी टाइम बचाने के लिए मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स में। जनरल असेंबली, द जनरल असेंबली इज द मेन, कुछ नहीं है, देखो मैं ऐसे बताता हूँ तुम्हें। द जनरल असेंबली क्या होती है? एक समझ लो मीटिंग होती है जहाँ पे 193 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन बैठते हैं और वहाँ पे डिस्कशन होता है। कोई भी बात उठा लेते हैं, कोई भी मुद्दा हो गया अचानक से, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। द जनरल असेंबली इज द मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग यहीं पे होती है। रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करना, वो यहीं पे होगा, सभी के सामने होगा। ऑल 193 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन आर रिप्रेजेंटेड। बिल्कुल साफ बात है, 193 मेंबर्स जो होंगे कंट्रीज के, वो सभी वहाँ पे बैठेंगे। जैसे कि नरेंद्र मोदी वहीं जाते हैं और बैठते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस कंट्री की तरफ से, अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी आना होगा, अगर वो नहीं आ पाता तो किसी और को भेजा जाएगा इन द जनरल असेंबली। ठीक है, मेकिंग इट दी ओनली यूएन बॉडी विद यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन यानी सबके सामने खुल्लम खुल्ला सब कुछ रख दिया जाता है, सब कुछ पेश कर दिया जाता है। किसी की कमियां हैं तो वो भी रखी जाती हैं, कुछ सुधार करना है उसको भी रखा जाता है। आगे चलते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर एक काउंसिल होती है। अब देखो,
क्या है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जनरल असेंबली बनी, ठीक, यूएन के अंदर जनरल असेंबली बनी, ये बहुत ही मेन होती है, इसी से सारे प्रोसेस की शुरुआत होती है। इसने प्रोसेस का शुरुआत किया नंबर 1 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नंबर 1 नहीं, ऑर्गन में नंबर 2 है, बट हाँ नंबर 1 कह सकते हो, क्योंकि इसको इसके बाद स्टार्ट किया, जनरल असेंबली के बाद। अब जनरल असेंबली में सभी लोगों ने जो भी कहा, उसके बाद में सिक्योरिटी काउंसिल स्टार्ट हो जाती है। इट हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर का मतलब है यूनाइटेड नेशन की वही किताब जिसके अंदर लॉ लिखे हुए हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के खुद के कानून होते हैं, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो पीस एंड सिक्योरिटी का काम जो देखेगी वो भाई सिक्योरिटी काउंसिल देखेगी। सिंपल सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी को देखने का काम है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत, और इसका ऑर्डर देती है यूनाइटेड नेशन की असेंबली, जिसमें सारे के सारे 193 मेंबर स्टेट्स बैठे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसने सेकंड काउंसिल भी स्टार्ट करी अपनी, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका क्या काम है, इट इज द प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी का रिव्यू करो, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशंस ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। अब सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक यहाँ पे आप देख रहे होगे, ठीक, ये 3 वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी इकोनॉमिक्स एंड सोशल, सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के में एजुकेशन के लिए जो भी काम होगा वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल देखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इट हैज़ 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। जनरल असेंबली वही 193 वाला, उसने 54 मेंबर्स यहाँ पे इलेक्ट करके रख दिए जाते हैं, जो कि 3 साल के टर्म्स पे वर्क करते हैं। 54 मेंबर्स जो कि 3 साल के टर्म्स पे वर्क करते हैं। तो 54 मेंबर्स कौन होंगे, 54 कंट्रीज होंगी, कोई चूज की गई, उनको ये काम दे दिया गया। क्योंकि 54 इसलिए क्योंकि बाकी और भी काउंसिल्स हैं ना, तो उसमें डिवाइड किए गए हैं उनको। तो अब यहाँ पे इसी के साथ एक और काउंसिल स्टार्ट होती है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1945। हमारी भारत की आज़ादी से पहले ही सब कुछ हो चुका था। बाय द यूएन चार्टर, यूएन चार्टर वही अंडर चैप्टर X111। तो X111 जैसे कि एक आर्टिकल होता है ना अपने में 365, आर्टिकल 4, आर्टिकल 15, बस उसी तरह से इनका भी एक बुक है, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंतर्गत हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया टू प्रमोट द पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द ट्रस्ट टेरिटरीज एंड देयर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल रिलेटेड हो, सोशल रिलेटेड हो, यानी सोसाइटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, एजुकेशनल, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, बच्चे की पढ़ाई हो, वुमेन की पढ़ाई हो, जिस तरह की भी पढ़ाई है ना, सोशल, एजुकेशन और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम दे दिया गया। सिंपल, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि मैंने कहा था थोड़ी टाइम में पढ़ाने वाला हूँ, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। क्या होता है, जैसे कि हमारे नेशन के अंदर देख लो, इंडिया के अंदर देख लो, मान लो किसी एक्स पर्सन के ऊपर एक्स पर्सन की प्रॉपर्टी के ऊपर वाई पर्सन ने हक जताना स्टार्ट कर दिया, तो भाई वो क्या करता है, कोर्ट के पास जाता है। पहले जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, फिर जाता है हाई कोर्ट के पास, फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब वही हाल अगर हम मान लेते हैं किसी देश के ऊपर, कोई देश जो है काबू करने की कोशिश कर रहा है, या किसी देश के 5 सिटीजन्स मान लो लंदन घूमने गए थे, अचानक से वहाँ जो है उनको स्पाई समझ करके, जासूस समझ करके कैद कर लिया गया, बंद कर लिया गया, और उनको फांसी की सज़ा भी सुना दी गई। कहा कि भाई फांसी की सज़ा 18 तारीख को सुना देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, 18 तारीख से पहले पहले इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाएगा, और वहाँ पर जाकर के इस मामले की ऊपर सुनवाई करने के लिए अपना दायर कर देगा, ठीक है। तो वही हाल है, ठीक है, वही हाल है जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वर्क करती है, वैसे ही है इनका भी हाल। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन यानी कि कानून से रिलेटेड इन द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जून 1945, ठीक है, बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वही बिगन वर्क्स इन अप्रैल 1946, 1945 में स्टार्ट हुआ, 1945 में अडॉप्ट हुआ, और 1946 में काम करना स्टार्ट कर दिया। The ICJ is the successor of the Permanent Court of International Justice, ठीक है, which was established by the League of Nations in 1920। वही है, सिंपल है, इसका कोई ज़रूरत नहीं इस लास्ट पॉइंट का। सेक्रेटरीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल ऑर्गन होता है, ये फाइनल ऑर्गन के बाद यहाँ पे खत्म। तो एक तो इंपॉर्टेंट होता है यूनाइटेड असेंबली, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की असेंबली हो गई, मीटिंग हो गई, और एक होता है सेक्रेटरीट बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक होता है ICJ इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सब तो समझ जाओगे, छोटे मोटे उनके नाम से पता चलता है। सेक्रेटरीट में क्या होता है, तो सेक्रेटरीट कंप्राइजेस द सेक्रेटरी काउंसिल जनरल एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स,
टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन स्टाफ मेंबर्स। यहाँ पे क्या होता है, समझ लो एक स्कूल चल रहा है, उसके अंदर स्टाफ रूम होता है, तो उसके अंदर स्टाफ मेंबर्स होंगे, टीचर्स होंगे। वो क्या करते हैं, वो बेसिकली बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को क्या होमवर्क दिया, बच्चों की क्या अटेंडेंस है, उसको रिपोर्ट करते हैं। तो बस यूनाइटेड नेशन के स्टाफ मेंबर्स होते हैं यहाँ पर, जो कि ये देखो लिखा भी है साफ साफ, हु कैरी आउट डे टू डे वर्क। अब डे टू डे वर्क में क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट कि भाई फलाने एक्स कंट्री ने जो है उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने की कहा गया था, कहाँ तक पहुंचा प्रोसेस, मान लो असेंबली ने पूछ लिया ऊपर, तो उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वर्क करना, उसके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली रखना, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना, उसके ऊपर डे टू डे जो है रिपोर्ट रखना, इन सभी चीज़ों का काम ये सेक्रेटरीट करती है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एज मैंडेटेड बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली देखो इसको बनाती है, जनरल असेंबली का ही सब कुछ है रोल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन तो केवल एक हेडिंग है, जनरल असेंबली बेसिकली सब कुछ करवाती है। प्रोसेस जनरल असेंबली यानी 193 जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वही तो कहेंगी कि भाई ये काम करो, और सब जब कहेंगी तो जाहिर सी बात है सब अपने फेवर में ही तो काम करवाएंगी। कोई ये तो नहीं कहेगा कि हाँ मेरे ऊपर अटैक कर दो। तो फिर वही यही सारी की सारी कंट्रीज मिल करके सेक्रेटरीट क्या भी बनाते हैं, सभी काउंसिल्स को भी बनाते हैं, तो सब कुछ एक ही साइड में एक ही तरफ प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, जनरल असेंबली एंड द ऑर्गेनाइजेशंस, अदर प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये हो गया। द सेक्रेटरी जनरल इज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अब ऐसा कह सकते हो कि तुम सेक्रेटरीट जो डिपार्टमेंट है वो भाई साहब चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कह सकते हो तुम सेक्रेटरीट को। ठीक है, अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली वही अपॉइंटमेंट जनरल असेंबली करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल की इसमें रिकमेंडेशन भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल जो होगी वो ज़्यादा अच्छे से तहकीकात करके जनरल असेंबली के मेंबर्स को सेलेक्ट करती है। अब यहाँ पे देख लो, फॉर अ 5 ईयर रेन्यूएबल टर्म। ठीक है, 5 ईयर रेन्यूएबल टर्म यानी कि 5 साल बाद में ये रिटायर होंगे, इसमें फिर से इलेक्शन होगा, इसमें नए स्टाफ ऐड किए जाएंगे, नया प्रोसेस बनेगा कि हाँ ये प्रोसेस सही जा रहा था नहीं जा रहा था, तो वो दोबारा से 5 साल पर देखा जाएगा। मगर किसके कहने पे? सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पे। मगर सिक्योरिटी काउंसिल ने कह तो दिया, मगर किससे कहा? वो कहा आपका जाकर के जो यूनाइटेड नेशन की असेंबली हुई उससे कहा जाकर के, एंड सिंपल वहीं पे जाके प्रोसेस एंड हो जाता है, जनरल असेंबली के पास जाके प्रोसेस एंड हो जाता है, एंड वहां से दोबारा से मतलब वहीं पे जाकर के पूरा यूनाइटेड नेशन की हेडिंग पड़ जाती है और वहां पे लॉक हो जाता है। तो यहाँ तक आपका समझ में आया होगा यूनाइटेड नेशंस का पूरा मैंने डिटेल दे दी। वीडियो अच्छी लगी है, एफर्ट्स अच्छे लगे हैं और पॉइंट अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो यार और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।